नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। इस वक्त की आज की बड़ी खबर, जातीय जनगणना आने वाली राजनीति की दशा और दिशा तय कर सकती है और इस मांग को लेकर इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री 11 दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव समेत बिहार के 11 नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचा है और इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी शामिल हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम विधायक दल के नेता अख्तरुल इमाम, सीपीएमएल के महबूब आलम, सीपीआई के सूर्यकांत पासवान और सीपीएम के अजय कुमार भी इस बैठक में शिरकत करेंगे और इसके अलावा बीजेपी के नेता जनक राम भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी, विजय चौक पर ही मौजूद हैं। सभी नेता पहुंच गए हैं साउथ ब्लॉक प्रधानमंत्री कार्यालय में। संजीव, पहले इस मीटिंग में जाने से पहले बयान क्या दिए गए वो सुन लेते हैं। फर्म की काउंटिंग हो रही है तो उसमें एक नया ही तो कॉलम जोड़ना है, तो खर्चा भी अलग नहीं है। तो इन सारी बिंदुओं को हम लोग प्रधानमंत्री के पास रखेंगे। मतलब क्या रुक क्यों रहे हैं वो लोग, क्या लगता है? अब रुका गया है, पार्लियामेंट में 2 बारी सवाल पूछा गया है इसी मानसून सत्र में, तो साफ तौर पे केंद्र सरकार ने मना किया है। लेकिन ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा और आपके पास जब तक डेटा नहीं है तब तक आप जो है मतलब बिना बीमारी का पता किए हुए आप ऑपरेशन कर रहे हैं। बहुत चिर प्रतीक्षित मांग है बिहार का। बिहार ने बिहार असेंबली में 2 बार यूनानिमस प्रस्ताव लेकर के भेजा है सेंटर के पास कि आप जातिगत जनगणना कराइए। 1931 के बाद कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है, तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ के सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी लोग तैयार हैं इस मुद्दा के लिए और प्रधानमंत्री से हम लोग आशा कर रहे थे कि कुछ निर्देशन देंगे, लेकिन नहीं देने के उपरांत हम लोगों ने तय किया कि प्रधानमंत्री से हम लोग मिलकर अपनी बात को कहें और प्रधानमंत्री जी फिर जैसा समझें निर्देश देंगे। उम्मीद है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और जातिगत जनगणना के लिए हम लोग बिहार के लिए और पूरे देश के लिए मांग कर ही रहे हैं कि हो, और मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को समझेंगे और मुझे लगता है कि पूरे देश में कराएंगे। तो सभी नेता प्रधानमंत्री से मिलने, मुलाकात करने, ये बैठक करने प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक में पहुंच चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा चेहरा हैं, बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं, गुरु प्रकाश। राजीव रंजन वरिष्ठ नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, और श्याम रजक बड़े नेता हैं, आरजेडी के मंत्री रह चुके हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी हैं। तो गुरु, ये एक बड़ा राजनीतिक सवाल है। आपको लगता है आज ये गुत्थी सुलझेगी? क्योंकि जातीय जनगणना की मांग को लेकर एक सर्वसम्मति बिहार में तो बनती दिख रही है और बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी इस बाबत प्रस्ताव पास हो चुका है, उड़ीसा ने भी यही बात की है। अखिलेश यादव कह रहे हैं उनकी सरकार अगर उनकी बनती है यूपी में तो वो जातिगत जनगणना कराएंगे। संदीप जी, आपकी राय से मेरी राय थोड़ी इतर है। जाति एक राजनीतिक विषय कम, सामाजिक विषय अधिक है और समय समय पे हमारे चिंतक विचारक इस बात को करते आए हैं। मैं भी राम मनोहर लोहिया के कुछ भाषण, ये पुस्तक है, मैं पढ़ रहा था और लोहिया जी का चिंतन जिस विषय पे है मुझे नहीं लगता है कि और किसी का है। और 1953 जनवरी में एक भाषण में उन्होंने कहा था, आज जाति और योनि के इस विभत्स कटघरे को तोड़ने से बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है। जाति के खिलाफ थे कि भाई जाति के दुर्भावना के आधार पर समाज में हिंसा ना हो। और आज जो बिहार की कुछ राजनीतिक दल प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं, ये अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़ा होना क्या है वो समझते हैं, पिछड़ा होने का दंश उन्होंने झेला है और पिछले 7 वर्षों में पिछड़े वर्ग के लिए, वो चाहे कल्याणकारी योजना हो, शासन प्रशासन में भागीदारी हो, उन्होंने लगातार ये सुनिश्चित किया है। और लाल किले के प्राचीर से जब वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबका प्रयास भी जोड़ दिया साथ लेकर के, निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर के हमें नई भारत की यात्रा कैसे तय करनी है, ये तय हो रहा है। तो मुझे एक चीज बताइए गुरु,
जो आपके विधायक हैं उन्होंने राम मनोहर लोहिया को नहीं पढ़ा क्या? 2 बार सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित होता है, तो आपके विधायकों ने भी तो हामी भरी। संदीप जी देखिए, जैसे माना का ये जाति का जो इशू है ये इवॉल्विंग इशू है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, सोशल इशू है, एक सामाजिक प्रश्न है। सिर्फ राजनीतिक प्रश्न कह देना ये उचित नहीं है। आज जातिगत जनगणना की बात हो रही है और विभिन्न राजनीतिक दल, खास करके मंडल से उभरे हुए जो राजनीतिक दल है वो इसकी बात कर रहे हैं। मैं आज आपके डिबेट में एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं, क्यों ना जातिगत जनगणना उन दलों की भी हो जाए, इन दलों पे जो लोग टॉप पोजीशन पे रहे हैं उसकी जनगणना। तो आप जातिगत जनगणना के खिलाफ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना एक विषय है, इवॉल्विंग विषय है और हमारी पार्टी इस पे नहीं, थोड़ा मुझे समझाइए। आपने राम मनोहर लोहिया का जिक्र कर दिया, मैं सरदार पटेल का जिक्र कर देता हूं। 1951 में भी इस बाबत मांग उठी और उन्होंने कहा कि इससे अन्याय होगा, पिछड़ी जाति जो है ये और ज्यादा जो दूरियां हैं वो बढ़ जाएंगी, विभाजन और ज्यादा होगा, तो हम नहीं कराएंगे। ये तो सरदार पटेल ने, मैं जोड़ देता हूं राम मनोहर लोहिया के साथ। लेकिन 2010 में गोपीनाथ मुंडे, अब स्वर्गीय हो गए, आपके बड़े ओबीसी नेता थे, इतना दबाव बनाया मनमोहन सरकार पर कि ये पिछड़ी जातियों पर अन्याय किया जा रहा है, आप इन्यूमरेशन क्यों नहीं कराते हैं, कि SECC वो करवाया गया, जातिगत जनगणना हुई, पर 2016 में आपने वो आंकड़े प्रकाशित नहीं किए, जारी नहीं किए। 2017 में आप जी रोहिणी की अध्यक्षता में, जो चीफ जस्टिस थी दिल्ली हाई कोर्ट की, एक आयोग बनाते हैं और वो आयोग कुछ आंकड़े जारी करता है और पैसे मांगता है जातिगत जनगणना के लिए, पर वहां आप पीछे हट जाते हैं, जबकि राजनाथ सिंह कहते हैं हम कराएंगे, अब आप कह रहे हैं नहीं कराएंगे। ये थोड़ी कंफ्यूजन दूर कीजिए ना, हाँ भी और ना भी वाला खेल क्यों है ये बीजेपी का? नहीं, ये सवाल नहीं खड़ा होता है। और ये मैंने आपके शो पे पहले भी कहा है संदीप जी की जाति जनगणना कोई इकलौता मापदंड है क्या? सामाजिक न्याय के प्रति किसकी कितनी प्रतिबद्धता हम जानते हैं। किसने वाकई में इन वर्गों का विकास किया है, किसने वाकई में इन वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है अपने पार्टी में, अपने संगठन में, अपने सरकारों में, ये देश की जनता जानती है। जातिगत जनगणना का जो नया शगुफा आजकल चल रहा है, अच्छा ये शगुफा है? नहीं, यहां पर तेजस्वी ये कह रहे हैं और जेडीयू के लोग भी ये बात कह रहे हैं कि पक्षियों के, मोर के, चिड़ियों के, गाय के, बैलों के, सबके आंकड़े हैं, कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं देश में, ईसाई हैं, सिख है, उसके आंकड़े हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के आंकड़े हैं। एक कॉलम और जोड़ दिया जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, तेजस्वी जी कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, वो कितने उनकी परिपक्वता है, हम सब उस बात से अवगत हैं। एक कॉलम जोड़ना मात्र नहीं होता है और वो इस टेक्निकलिटी को नहीं जानते, इससे मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। हम सब सार्वजनिक रूप से उनको जानते हैं, लेकिन तो राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे 2018 31 अगस्त, डेट को कोट करके बता रहा हूं, आई थी ना पीटीआई का एक बाकायदा उनका बयान पीटीआई में छपा कि सरकार जातीय जनगणना करवाएगी, तो तब क्या गृह मंत्री को मालूम नहीं था टेक्निकलिटीज के बारे में? नहीं संदीप जी, मैं पुनः बोलूंगा, मैं पुनः ये बात दोहराऊंगा कि जातिगत जनगणना इकलौता कोई ऐसा मापदंड नहीं है। पिछड़ा क्या होना है प्रधानमंत्री जानते हैं, पिछड़ों के लिए क्या कल्याण करना है प्रधानमंत्री जानते हैं, और पिछले 7 वर्षों में पिछड़ों के लिए उन्होंने ये करके दिखाया है। आज शासन प्रशासन में ओबीसी वर्ग के अगर 27 केंद्रीय मंत्री बने हैं तो ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है। आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, गुरु, आरटीआई एक फाइल की गई थी, उस आरटीआई में क्या पाया गया कि 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं देश में, उनमें से एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं, एक भी ओबीसी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं। सही है ना ये? संदीप जी, तो पिछले 7 साल की क्यों 70 साल की बात करते हैं ना। पिछले 70 साल में एक भी, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, पिछले 70 साल में एक भी दलित समाज का व्यक्ति कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बना है, इंक्लूडिंग द लास्ट 7 ईयर्स में। ये भी बोल रहा हूं, पिछले 70 साल में एक भी दलित समाज का व्यक्ति फॉरेन सेक्रेटरी नहीं बना है, इंक्लूडिंग द लास्ट 7 ईयर्स में। ये भी बोल रहा हूं। तो क्या ये सरकार का दोष है क्या? समाज का दोष है क्या? किसका दोष है? दीर्घकालिक सवाल है। देखिए, समाज को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, सरकार की निश्चित रूप से जिम्मेवारी है, और सरकार ने दिखाया है, सरकार के बस में था कि मंत्रियों को बनाना है, इस वर्ग से सरकार ने मंत्री को बनाया है, 27 ओबीसी वर्ग के मंत्री को बनाया गया है, उनको मान सम्मान दिया गया है। पिछले 7 वर्ष का देखना चाहिए, पिछले 70 वर्ष का देखना चाहिए। आज 7 बनाम 70 की लड़ाई फिर से आ जाती है। एक सेकंड, श्याम रजक, आप कोरी राजनीति कर रहे हैं, टेक्निकलिटीज कुछ समझते नहीं है,
किया कुछ है नहीं, असल काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, आप अपनी राजनीतिक फसल काट रहे, देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं गुरु। संजीव जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना और जातिवाद दोनों दो चीज है, इसको एक दूसरे के साथ आप तालमेल नहीं कर सकते हैं। जातिवाद अगर बात करते हैं तो धर्मवाद भी होगा, हिंदू मुस्लिम की जो गणना हो रही है। जातिवाद से ये जाति जनगणना से ये होगा कि सबसे पहले पता चलेगा कितनी संख्या में है। आपको याद होगा 1861 से जब जाति गणना हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी आधार पर दलितों की, अनुसूचित जाति जनजाति की किस तरह हाल है, क्या हाल है, उसी आंकड़े के आधार पर उन्होंने इस सवाल को उठाया था। जब आपने मंडल आयोग लागू कर दिया, जब आपने पिछड़ों की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि हमारे मंत्री इतने पिछड़े हैं, जब आप आते हैं और कहते हैं कि मैं अति पिछड़ा इस देश का प्रधानमंत्री बन गया हूं, तो आप जब कहें तो वो सब कुछ सही, हमको जो कहे, देश की जनता जो कहे तो वो गलत, आप अपने अनुसार ढालते हैं। आपने ही कहा, गोपीनाथ मुंडे जी ने साफ साफ कहा था जाति जनगणना होनी चाहिए। 1861 के बाद लगातार 10 साल तक होते रहे। 1931 में जनगणना हुई, उसके बाद 2011 में कई लोगों ने कहा कि कई तरह की उसमें त्रुटियां रही और उसके बाद आ गया चुनाव। लेकिन अब तो करना था, बीजेपी को 2014 में सरकार बन गई, उन्होंने जातिगत गणना का प्रकाशन भी नहीं किया, कह दिया कि बहुत सारे उसमें त्रुटि है। अब त्रुटि के आधार पर आप नहीं कर रहे हैं। आपने ठीक कहा कि अभी भी ओबीसी के लोग क्या, दलित लोगों को आरक्षण मिला है, लेकिन यूनिवर्सिटी में या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेज है, लॉ कॉलेज, कहीं दलितों को भी 9 जगह नहीं, ये आरक्षण तो 93 से चल रहा है ना श्याम रजक बाबू। तो आरक्षण तो अन्य पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण 1993 से चल रहा है ना। ये जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है। 97% नौकरियां और दाखिले वो तो 25% जातियों ने ले लिए। वो जो दबंग जातियां हैं पिछड़ी जातियों में, जैसे बिहार में यादवों, आपका राज आता है तो यादव राज आ गया जी, सब भर्तियां यादवों की हो गई, बाकी पिछड़ी जातियां कहां गई? इसमें आप भी तो शामिल हैं, अपने गिरेबान में झांकेंगे क्या? इसीलिए मैं यही करा कि 1951 में 52% था ओबीसी और आज उसकी संख्या बढ़ गई है और उसी आधार पर 27% लोगों को दिया गया। तो आपने लोगों को आरक्षण दिया नहीं और उसके बाद ईबीसी हो गया, तो आपने आरक्षण दिया नहीं। तो यही तो हम लोग कह रहे हैं कि आरक्षण पर तो एक जनगणना हो जाए, एक बाध्यता है ना, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। योजना हो गया, नहीं ऐसी बात नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। ये तो सरकार की और लोगों की ये तरह तरह की जो मीमांसा है उस तरह का है। आप देखिए तमिलनाडु में कितना % आरक्षण है? 69% तो आरक्षण हो सकता है, आबादी जब होगी, जितनी जिसकी आबादी उसकी इतनी भागीदारी। तो ये नया खेल शुरू हुआ है क्या? राजीव रंजन, 54%। एक सेकंड राजीव रंजन, अगर सरकार नहीं मानती है, सरकार ने 20 जुलाई को लिखित जवाब दिया गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कि हम जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे। बैठक बेनतीजा निकलती है तो आप खुद कराएंगे? देखिए, उस सिलसिले में नीतीश कुमार जी ने आज प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि फिर वो सोचेंगे क्या करना है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँ, भारतीय जनता पार्टी सर्वसम्मत प्रस्ताव का एक हिस्सा रही है। जातीय जनगणना पर पीछे हटने का रास्ता उनके पास भी नहीं है, इसलिए कि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के मंदिर में पारित किया गया प्रस्ताव है और उस प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने सर्वानुमति से हस्ताक्षर किए। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा, आज जो भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ज्यादातर पक्ष में जो तर्क है वो तो समझ में आते हैं, जो पक्ष में नहीं है उन तर्कों का कोई तार्किक आधार मुझे समझ में नहीं है। 1931 की जनगणना के बाद देश की आजादी के आसपास जिस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकराया कि उन्हें लगता था कि देश में सामाजिक ताना बाना इसके लिए अभी तैयार नहीं है। जो विभाजन का दंश, जो
विभीषिका की वजह से जो बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ के बाद वो वातावरण नहीं। लेकिन जब सैद्धांतिक तौर पर उस समय भी आरक्षण अगर अनुसूचित जाति और जनजातियों को उनकी आबादी के आधार पर दिया गया था, तो पिछड़ों की आबादी उस समय 52% उस समय थी। उसके बाद तो हालात काफी बदले हैं। आबादी का जो वर्तमान स्वरूप, इसका आकलन करने से केवल ये नहीं है कि इसका रिश्ता आरक्षण से है। सवाल है कि योजनाओं का आकार आप निर्धारित करते हैं, उन योजनाओं की के लाभान्वितों की सूची जब आप तय करेंगे, आपके पास वैज्ञानिक आंकड़े नहीं है, तो निश्चित तौर पर इससे कठिनाइयां होंगी। और राम मनोहर लोहिया तो इससे उलट दिया करते थे। आपके आइडियोलॉग हैं, आप तो लोहियाइट है ना, ये तो मानेंगे, लोहियावादी हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अलग अलग कालखंड में विचारकों ने अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन समग्रता में अगर आप देखेंगे तो राम मनोहर लोहिया समानता के सिद्धांत के किस कदर समर्थक और उसके पोषक थे, ये उनकी पूरी जिंदगी, उनके दर्शन, उनकी विचारधारा से स्पष्ट। इसीलिए एक किसी बयान को आधार बना करके जातीय जनगणना के सवाल पर आज केंद्र सरकार या कोई राजनीतिक ठीक है, अभी तो बहुत कुछ होना है। सुकेश, ये नीतीश कुमार दबाव डाल रहे हैं। बीजेपी के साथ जो गठबंधन है वो हमेशा बड़े भाई की भूमिका में थे, अब वो लिटिल ब्रदर, स्मॉल ब्रदर की भूमिका में है। बीजेपी हर चीज डिक्टेट कर रही है। एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है नीतीश कुमार ने कि वो गले की हड्डी बन गया है बीजेपी के लिए। मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में भी कहा था कि ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको सबको एड्रेस करना पड़ेगा। गुरु प्रकाश जी का स्वर ऐसा आ रहा है जैसे ये नहीं होना चाहिए, या इसकी परिकल्पना करना बहुत ठीक नहीं है। उन्होंने लोहिया जी को कोट किया, आपने सरदार पटेल को किया, जो राजीव रंजन भी कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई पार्टियां ये अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। नीतीश कुमार एक बहुत ही ना भी नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं कर बिल्कुल सकते। बीजेपी की बात कर रहा हूं, मतलब ना तो कहना बहुत मुश्किल है। मैंने पहले भी कहा है कि बीजेपी ओरिजिनली इज नॉट अवर्स टू द आइडिया। आपने गोपीनाथ मुंडे को आधा कोट किया। गोपीनाथ मुंडे और हम लोग सब प्रेस गैलरी से सुन रहे थे गोपीनाथ मुंडे को, जब उन्होंने कहा कि अगर हम ओबीसी जनगणना, ओबीसी की जनगणना, जातीय जनगणना में ओबीसी की जनगणना नहीं कराते हैं तो वो 10 साल पीछे और चले जाएंगे और ये उनके साथ अन्याय होगा। और वो डेप्यूटी लीडर होने के नाते इस डिबेट को उन्होंने स्टार्ट किया था। वो डेप्यूटी लीडर थे उस समय। बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, जी रोहिणी कमीशन बनाया, तो फिर यहां पर आखिरी कदम उठाने में किस बात की हिचकिचाहट? देखिए, वो सिंबॉलिज्म है। उन्होंने भी 27 मंत्रियों की बात की, गुरु प्रकाश ने। ये सिंबॉलिक जेस्चर है, इससे काम होता नहीं है। और नीतीश कुमार, मैं कह रहा था कि वो चतुर राजनीतिक खिलाड़ी है। एक दिन मैंने कहा था कि एक शेर है, आपको सुनाया था, और इरशाद कि मेरी फितरत देखिए, मेरी फितरत देखिए, मेरा सलीका देखिए, जब सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूं मैं। नीतीश कुमार जहां खड़े हैं आज की तारीख में बिहार में, वहां से उठ खड़े होने के लिए उनको ये एक पॉलिटिकली नुआंस्ड एक फॉर्मूला उन्होंने तैयार किया है, और बड़ा आसान है। देखिए, जिस तरीके से वो तेजस्वी के साथ आज मिलकर जा रहे हैं वहां, क्या ये फिर से एक रूप देखने को मिल सकता है क्या? और दूसरा कि अगर मान लीजिए मोदी ने इसमें कुछ अफर्मेटिव कर दिया तो ऐसा होगा क्या? नरेंद्र मोदी और नीतीश ने मिलकर कर दिया और नीतीश कुमार के दबाव में कर दिया। इसको देखना पड़ेगा। संजीव, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा। नीतीश कुमार का बयान हम नहीं सुन पाए पीएमओ में जाने से पहले, उन्होंने कुछ खास कहा। और जो सुकेश कह रहे हैं, एक गुत्थी जो सुलझ रही थी, ओबीसी की गुत्थी जो बीजेपी ने सुलझा ली थी, उसे नीतीश ने अपने इस दांव से और उलझा दिया है क्या बीजेपी के लिए? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आज हाँ कहने में दिक्कत हो रही है और ना वो कह नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आप याद करें कि पिछले दिनों जब संसद में ओबीसी बिल पर चर्चा हो रही थी तो कैसे 385 बनाम शून्य आए थे। तो राजनीतिक विमर्श जिस तरफ जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी अलग हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन सियासी तौर पर यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। नीतीश कुमार जब जा रहे थे तो बहुत सामान्य भाव
चेहरे पर और इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए जा रहे थे कि आखिरकार नतीजे क्या आने वाले हैं। देखिए, नतीजा तो हाँ में आएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, और आंकड़े तो आपको नए लाने पड़ेंगे। अब उसका तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि कभी कभी तरीके निकाले जाते हैं और उस तरीके के जरिए अपना राजनीतिक बचाव कर लिया जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक बचाव कर लेगी, ये देखना है। 2011 वाला जो सेंसस था उसे सर्वे का नाम दे दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस में भी एक वर्ग था जो नहीं चाहता था कि इस तरह से हो, भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है। तो वो यही कह रहे थे कि देखिए जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, क्या होता है। पर नतीजे सबको पता है, देर सवेर भारतीय जनता पार्टी को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि 1931 के आंकड़ों पर आपने जो बयार बहाई है कि भाई लाभ भी आप देंगे तो जातिगत आधार पर देंगे और उस हिसाब से गरीबों को नहीं जातीय आधार पर देंगे, तो फिर जातीय जनगणना तो करनी पड़ेगी ना। जाति का जिन बोतल से निकल गया है, इसे बोतल में वापस तो डाला नहीं जा सकता है। और ये जो बैठक है, ये बहुत अहम बैठक है। अब इसमें बाहर निकलने के बाद क्या नतीजा सामने आता है, ये भारतीय राजनीति के लिए, मौजूदा राजनीति की दिशा क्या होगी, उसे तय करने में बहुत अहम योगदान देने वाला है। तो हम बैठक का इंतजार करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।